हेलो हेलो। खिलजी वंश। आज हम लोग सबसे पहले खिलजी वंश पढ़ेंगे। और खिलजी वंश से पहले हमने मेडिएवल में अगर बात कीजिएगा तो दिल्ली सल्तनत, DL से D और S से S, दिल्ली सल्तनत की बात कीजिएगा तो हमने पढ़ा चुका है। 45 मिनट का है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। सबसे पहले खिलजी वंश के बारे में अगर आप आइएगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संपर्क हैं। और खिलजी वंश में अगर शासन की बात कीजिएगा तो बागडोर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बने, दूसरा में अलाउद्दीन खिलजी बने, तीसरा दिन शिहाबुद्दीन उमर बने, और ठीक उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बने, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अंतर्गत नासिरुद्दीन खुसरो शाह बने। यानी कि खिलजी वंश में हम अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले 1200 जलालुद्दीन बने थे। कब बने थे? तो बाबू जलालुद्दीन 1290 से 96 के बीच में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, मतलब बागडोर संभाला था, शासन बना था, सुल्तान बना था। वही अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में बैठे। 1316 ईस्वी में शिहाबुद्दीन उमर बैठे। 1316 से 20 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बैठे, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में बैठे। अगर यहाँ से आप मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाला फिरोज खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी हुए। अब यहाँ से बात कीजिएगा, सबसे पहले अगर बात कीजिएगा तो जलालुद्दीन खिलजी, जब मेडिएवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप बात कीजिएगा तो कैकुबाद गद्दी पर बैठा था। और कैकुबाद जब गद्दी पर बैठा तो कैकुबाद जो है गैर तुर्क कैकुबाद के अंतर्गत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेना के पद पे रहे थे। कैकुबाद के अंतर्गत कैकुबाद ने जब सुल्तान बने थे, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कैकुबाद हुआ करते थे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर आंख बंद करके कैकुबाद भरोसा करता था। और जब कैकुबाद भरोसा करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर, तो इन्हीं को फायदा उठाते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद को मरवा दिया। और मरवाने के बाद फिर इसका बाद जो है क्यूमर्स बने। क्यूमर्स को भी 3 साल शासन किया। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी उसे मार दिया। उसके बाद जो है अपनी साम्राज्य में एक वंश की संस्थापक के रूप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूप में जाना जाता है, हमने बताया। अब आ जाइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो अगर बात कीजिएगा तो इस काल के मुख्यतः विषय यह रही थी कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में परिवर्तन के तरह ढुल गई थी। यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं खिलजी क्रांति का समान अर्थ ये था कि जाति और नस्ल आधारित शासन की समाप्ति कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि आप उच्च स्तर के लोग हैं तो ऐसा नहीं है, जिसके शासन बनने का योग रखता है, जिसमें ताकत है तो वह शासन कर सकता है। यानी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, यहाँ इसी में खिलजी वंश में कहा जाता था। अब मान लीजिए कि आपको नौकरी होना है तो ये जरूरी थोड़ी ना, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको नौकरी देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप निम्न कुल के वर्ग के लोग हैं तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ये सबको सारा को ख़त्म कर दिया गया। और जो है मुस्लिम लोग में तुर्क हुआ करते थे और गैर तुर्क होने के बाद जो है सबसे पहले एक इलबरी तुर्क हुआ करते थे। इलबरी तुर्क जो है मजबूत हुआ करते थे, अच्छा हुआ करते थे, और निम्न हुआ करते थे। यही में छिड़ गया ये कि अब जो है कमजोर वर्ग के लोग भी शासन करेंगे यदि योग्यता रखते हैं तो। सबसे पहले अगर बात कीजिएगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अगर बात करेंगे, सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक रहे थे अपने शासनकाल में। बलबन के कार्यकाल में सैनिक सेवा में शामिल हुआ था।
बलबन के सेवा में शामिल हुआ था और जब मंगोल आक्रमण हुआ करता था तो मंगोल आक्रमण में सफलता बहुत प्राप्त करता था। जलालुद्दीन के राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में प्रारंभ हुआ। कैकुबाद के समय में वह सर ए जहांदार, यानी कहने का मतलब है जब कैकुबाद जब काम करता था, कैकुबाद शासन करता था, तो उस वक्त जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सर ए जहांदार के उपाधि यानी सर ए जहांदार के पद पर था और कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि भी दी और कैकुबाद ने इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां का उपाधि भी दिया, शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया। आप इसे याद रखेंगे। कैकुबाद के समय सर ए जहांदार के पद पर था और कैकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अब राज्याभिषेक की बात कीजिएगा तो किलोखरी में राज्याभिषेक यूपी के महल में करवाया गया था। जब राज्याभिषेक करवाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब का, तो उस वक्त इसका उम्र 17 वर्ष था। ध्यान में रखिएगा। 1290 ईस्वी में निर्मित किलोखरी यूपी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। और दिल्ली का जब सुल्तान बना तो कहने का मतलब ये है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डर गए कि हम तो कैकुबाद और क्यूमर्स को हत्या कर दी हैं और राजधानी दिल्ली है, ऐसा नहीं कि दिल्ली के जनता जो है हम पे चढ़ाई कर देगा। इसीलिए दिल्ली का राजधानी जो है हुआ करता था उस वक्त, अपनी राजधानी किलोखरी बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डर गए, काफ़ी डर गए और डर जाने के कारण अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर किलोखरी में बना दिया गया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई थी। याद रखने का मतलब ये हुआ है कि हस्तक्षेपी का नीति किसने अपनाई थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाई थी। आ जाइए 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन के समय, क्योंकि शासनकाल तो 1290 से 1296 ईस्वी तक है, तो 1292 तो जलालुद्दीन के शासनकाल के ही समय तो मिलता है ना हो। तो जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्लाह साहब के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अब्दुल्लाह के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण कर दिया। मंगोल आक्रमण किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1292 में अब्दुल्लाह के नेतृत्व में मंगोल के द्वारा आक्रमण करने पे कर दिया था। उस वक्त अब्दुल्लाह जो हुआ करता था हलाकू खां, यानी मंगोल आक्रमण हलाकू खां के पोता था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगोल आक्रमण जो किया गया था किसके नेतृत्व में 1292 ईस्वी में किया था, और अब्दुल्लाह के नेतृत्व में किया था, और किसके शासन में किया गया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में किया गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इलाहाबाद अगर बात कीजिएगा, एक भतीजा हुआ करता था इसका, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था इसका भतीजा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा हुआ करता था जो इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर का इख्तेदार बनाया था। कहने का मतलब है कि जब जलालुद्दीन शासन सुल्तान बने थे तो कड़ामानिकपुर के क्षेत्र को जीत लिया, और कड़ामानिकपुर के क्षेत्र को जीतने के बाद अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को, यानी इलाहाबाद में पड़ता है कड़ामानिकपुर, और कड़ामानिकपुर का इख्तेदार अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि जब जलालुद्दीन कड़ामानिकपुर के क्षेत्र जीता तो अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद में पड़ता है कड़ामानिकपुर, और कड़ामानिकपुर को जीतकर अपने भतीजवा का इख्तेदार बना दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा।
एक बात और है, जब जलालुद्दीन शासन बने थे, खिलजी शासन कर रहे थे, तो उस वक्त एक मंगोल नेता हुआ करते थे। उस वक्त मंगोल के नेता हुआ करते थे, और मंगोल का नेता कौन हुआ करते थे? चंगेज खां हुआ करते थे। तो चंगेज खां का एक हुआ करता था नाती, और नाती के अगर नाम बताते हैं तो उलुग खां हुआ करता था। तो उलुग खां ने अपने उलुग खां यानी जलालुद्दीन के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां के नाती उलुग खां ने अपने हजारों समर्थक यानी कि हजारों समर्थक के साथ भारत पहुंचा, ये है भारत, और हजारों समर्थक के साथ भारत पहुंचा। और भारत पहुंचने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने को क्या कहा गया? इस्लाम कबूल करने को नवीन मुसलमान कहा गया, कि ये नवीन मुसलमान है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। एक बार और फिर से समझ जाइए। यह है जलालुद्दीन। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने के शासनकाल में एक मंगोल नेता हुआ करता था चंगेज खां। चंगेज खां के नाती कौन हुआ करता था? उलुग खां। उलुग खां जब कहने का मतलब है कि अपने हजारों समर्थक के साथ भारत आया, ये भारत आया, और भारत आने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इस्लाम को कबूल कर लिया, और इस्लाम को कबूल करने के बाद जो है इसी को नवीन मुसलमान कहा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि दक्षिणी तट पर एक दक्षिणी तट हुआ करता था। दक्षिणी तट पर, एक मिनट मैं सादा पेज लेता हूं। दक्षिणी तट पर कहा जाता है कि दक्षिणी तट पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देवगिरी हुआ करता था। देवगिरी पर हुआ करता था, और देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। और उसका शासक, देवगिरी का शासक चलता था यादव शासक वंश चलता था। और इस पर रामचंद्र पर अधीन था। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन रामचंद्र पर आक्रमण कर दिया, यानी देवगिरी को आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि खूब लूटा था देवगिरी पर, और देवगिरी पर खूब लूटा। और उसके बाद जो है खूब लूटने के बाद अपने शासनकाल में चला गया। लूटने के बाद जो है, यानी कहने का मतलब एक लाइन में कहे तो हम कहें इस प्रकार कि देवगिरी का सफल के दौरान अलाउद्दीन कड़ामनिकपुर आमंत्रित जलालुद्दीन को किया। गला मिलते समय अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान को हत्या कर दिया। कहने का मतलब ये बाबू कि जब अलाउद्दीन कड़ामनिकपुर का सुल्तान बन गया, और कड़ामनिकपुर का सुल्तान जलालुद्दीन को बुलाया, एक दुख भरा कहानी भेजा, और जलालुद्दीन क्रोधित में आकर अलाउद्दीन खिलजी के कड़ामनिकपुर दरबार में पहुंचे। और उनको कहा जाता है कि गला मिलते समय अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान को हत्या कर दी थी। हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अब अलाउद्दीन अपने गद्दी पर बैठे और शासन को संभालने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक अपने गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अगर बात कीजिएगा तो अली और गुरसप्पा था, और जलालुद्दीन का दामाद भी था, भतीजा भी था। ये है कि इसका मतलब कहने का मतलब ये ना हुआ हो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन का दामाद था
और जलालुद्दीन इसका ससुर हुआ करता था। ये भी तो कह सकते थे ना, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि चाचा को हत्या कर दिया और चाचा को हत्या करने के बाद जो है अपने गद्दी पर बैठा था। और अलाउद्दीन खिलजी के बात कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 ईस्वी में इसका तकरीबन हुआ था। देखिए इतिहासकार 1266 में हुआ होगा चाहे 67 में हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ष इसका जन्म हुआ होगा, इतिहास ऐसा ही किताब में भी लिखा हुआ है। और पिता, इसका पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, इसका पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था, चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। सुल्तान से पहले कड़ामनिकपुर इलाहाबाद का सूबेदार बन गया था। यानी कहने का मतलब यह है कड़ामनिकपुर का सुल्तान ये पहले से बना हुआ था, इसका राज अभिषेक यानी किसका, अलाउद्दीन खिलजी का राज अभिषेक बलबन के लाल महल में कराया गया। अलाउद्दीन दिल्ली में प्रवेश करके बलबन के लाल महल में विविधता रूप से अपना राज अभिषेक करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का दूगो शौक था, क्या था कि अलाउद्दीन शुरू से ही चाहता था कि हम एक नया धर्म चलाएं और नया धर्म चलाने के अंतर्गत हम एक पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं, यानी सिकंदर बनना चाहते हैं, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। नया धर्म के अंतर्गत पूरे विश्व को जीतना चाहता था। लेकिन वहाँ के एक दिल्ली का काजी हुआ करता था, यानी कि एक प्रकार से कहें कि दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, अलाउल मुल्क हुआ करता था। अलाउल मुल्क ने कहने पर त्याग दिया, यानी दोनों शौक अलाउल मुल्क कहे, ये अलाउल मुल्क कहे कि देखिए सपना देखना खराब बात नहीं है, लेकिन सपना वैसा ही देखें कि जो हम पूरी विश्वास के साथ उसको कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपकी हैसियत है 1000 का, आप सपना देख रहे हैं 1 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं ये आपका सफलता नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं असफलता के हाथ चली जाएगी। कहने का मतलब है मोदी जी चाह रहे थे, एक मिनट समझिएगा, मोदी जी चाह रहे थे कि हम भारत को अमेरिका बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोदी जी को ये जानना चाहिए था कि हम पहले कनाडा बनाते हैं, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे, तब ना अमेरिका को बनाएंगे। तो जैसे ही हिसाब से भारत में अगर बात कीजिएगा तो 1000 और 1 करोड़ के जितना अंतर का फासला है ना हो, उसी तरह से भारत और अमेरिका में फैसला है। ऐसा नहीं है, समझे आप, एक बात मान लीजिए, जितना 1000 और 1 करोड़ में फासला है उसी प्रकार से अमेरिका और भारत में फासला है। तो वही कहे अलाउल मुल्क ने कहे कि सपना देख रहे हैं, अच्छी बात है। अलाउद्दीन खिलजी से हम बहुत प्रभावित हुए कि सपना इतना बड़ा देख रहे हैं कि एक नया धर्म अपने स्थापित चलाने का सपना देखे, बहुत अच्छी बात है, पूरे विश्व को जीतने के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन सपना ऐसा देखिए कि पूरा हो जाए। सपना ऐसे ही नहीं कि हम आज करोड़पति हैं, हम 1 लाखपति हैं, हम आसमान को छेद कर देंगे, ऐसा सपना देखिएगा तो सपना का चूर चूर हो जाएगा। तो अलाउल मुल्क के कहने पर कहे कि देखिए आप सपना देख रहे हैं, अच्छी बात है, पहले आप भारत को देखिए। तो भारत, आप पूरे विश्व को नहीं देखिए, आप पहले भारत को देखिए। भारत से बगल में गुजरात है, दक्षिणी तट है, पूर्वी तट है, और उसके बाद जो आपको अगर माने कि चित्तौड़ है, आप रणथंभौर है, रणथंभौर के अंतर्गत चित्तौड़ है, चित्तौड़ के अंतर्गत गुजरात अभियान है, ये सब जीतिए ना पहले हो। अगर ये सब छोटा छोटा पहले जीत जाते हैं तो वहाँ भी सपना अच्छा बात है, पहले छोटा छोटा जीतिए, उसके बाद जो है बड़ा जीतने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक इसके कहने पर त्याग दिया। लेकिन अलाउल मुल्क कहे कि चलिए सपना जब देखेंगे लिए हैं तो हम आपको सिकंदर वाला जो गुण की उपाधि दे देते हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी का उपाधि दे दिया गया और द्वितीय
सिकंदर का भी उपाधि दिया गया, सिकंदर का भी उपाधि दिया गया। कहने का मतलब है जब दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिए जब दोनों शौक को, तो उपाधि सिकंदर सानी को दे दिया गया। और द्वितीय सिकंदर कहे कि चलो ठीक है, सपना आप देख ही लिए हैं, जब सपना देख लिए हैं तो पूरा नहीं हो रहा है तो आपको हम उपाधियाँ दे देते हैं। जब उपाधि दे देंगे तो हम आप जो है आप भारत को पहले जीतिए, उसके बाद विश्व के बारे में सोचिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से तब जाके उन्होंने उत्तर भारत अभियान चलाया, और उत्तर भारत अभियान में गुजरात अभियान चलाया, और गुजरात अभियान के 1298-99 में किया गया था, 1298-99 में किया गया था। उस वक्त अगर बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन के तरफ से, उस वक्त अगर बात कीजिएगा तो अलाउद्दीन के तरफ से नेतृत्व जो कर रहे थे उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे। अलाउद्दीन के तरफ से नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे। और उस वक्त अगर बात कीजिएगा तो गुजरात अभियान के शासक जो हुआ करता था राय कर्ण हुआ करता था, राजा कर्ण कहिए चाहे राय कर्ण हुआ करता था, राय कर्ण हुआ करता था। तो राय कर्ण हार मान लिया, और कहा जाता है कि उलुग खां और नुसरत खां को देखने के बाद, जो लड़ाई छिड़ने के बाद, शासक राय कर्ण जो है देवगिरी चला गया। आइए उत्तर भारत अभियान के अंतर्गत गुजरात अभियान चलाया गया 1298 से 99 में। और अलाउद्दीन ये है, मान लीजिए अलाउद्दीन ये है, तो अलाउद्दीन के संदर्भ में नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे। और गुजरात अभियान के शासक जो हुआ करते थे रायकर्ण हुआ करते थे। इस तरह से पूरा इसको पराजित करने के विश्वास में ये भाग निकला, राजा कर्ण या रायकर्ण भाग निकला। और रायकर्ण भागने के बाद देवगिरी चला गया, और देवगिरी चलने के बाद में है देवगिरी, वहाँ के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, वहाँ का शासक रामचंद्र देव हुआ करते थे। तो राय कर्ण को देवगिरी जब पहुंच गया तो रामचंद्र देव ने इसको शरण दी और हाथ मिला लिया। रामचंद्र देव राजा कर्ण से या राय कर्ण से हाथ मिला लिया। और जब राय कर्ण यहाँ से भाग गया तो उलुग खां और नुसरत खां गुजरात अभियान का पूरा अच्छा से लूटा। अरे वाह, अरे खूब बहुत अच्छा से लूटा। वहाँ का सोमनाथ मंदिर हुआ करता था, बहुत सारे वहाँ के चीज़ों को सबको लूट लिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब उलुग खां और नुसरत खां खंबात की खाड़ी पहुँचे, जब उलुग खां एवं नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय गुजरात के ऊपर तटकर अभियान किया और खूब जीत कर जब खंबात की खाड़ी पहुंचा तो वहाँ देखा कि एक बंदरगाह है। और जब इस अभियान के समय खंबात की खाड़ी पहुंचा तो खाड़ी पहुंचने के बाद वहाँ एक नुसरत खां ने वहाँ देखा कि एक हिंदू हिजड़ा हुआ करता था। अब मजेदार वाली बात यह है, देखिए, जब नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां जीत कर गुजरात को जब खंबात की खाड़ी पहुंचे, ये देखिए खंबात की खाड़ी पहुंचा तो वहां देखा, कौन देखा? नुसरत खां ने देखा एक हिंदू हिजड़ा, और हिंदू हिजड़ा का नाम था मलिक काफूर। और हिंदू हिजड़ा में इतना अच्छा गुण उन्हें देखा कि उसको 1000 दिनार में उसके मालिक से खरीद लिया। कहने का मतलब ये है कि जरूर कुछ ना कुछ हिंदू हिजड़ा में बात हुआ होगा, यानी मलिक काफूर में बहुत आकर्षित देखे, यानी कि देखने का मतलब है कि आकर्षण हो गए। नुसरत अली खान ने आकर्षण हो गया मलिक काफूर, हिंदू हिजड़ा पर मलिक काफूर के अंतर्गत उसके आंखों में देखकर कहे कि ये हमारा जो है काबिलियत तारीफ है, बहुत अच्छा दिमाग है, इसको साँचा जांचा सब चीज, और उसके मालिक से 1000 दिनार में खरीद लिया। इसी चलते मलिक काफूर को हर दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर अभियान में
नुसरत और उलुग खां बने, लेकिन दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नेतृत्व करने का दे दिया। वाह वाह रे मलिक काफूर वाह। कहने का मतलब है ये कुछ तो बात होगा, तभी ना अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत अभियान में उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में जीता, लेकिन मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान को दे दिया। वाह वाह रे वाह। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में चला था। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी चलने के बाद 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने 1 साल तक इसको रणथंभौर के किला को अभियान को 1 साल तक घेरले रह गया, यानी कि किला बंदी कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक इसको भी नेतृत्व के अंतर्गत उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। इसका अगर बात कीजिएगा तो रणथंभौर अभियान में राजपूताना राज हुआ करता था, और राजपूताना राज के अंतर्गत शासक जो हुआ करता था हमीर देव हुआ करता था। और हमीर देव का सेनापति कहिए चाहे प्रधानमंत्री कहिए रनमल हुआ करता था। रनमल हुआ करता था, और रनमल हुआ करता था, लेकिन 1 साल तक किला को घेरले रह गया। फिर भी शासक जो हमीर देव, जो राजपूताना राज के शासक हमीर देव हुआ करता था, रणथंभौर अभियान वहां का राजपूताना राज चलता था, और राजपूताना राज का हमीर देव हुआ करता था। और हमीर देव के अंतर्गत 1 साल अंतर्गत एकदम घेरले रह गया, फिर भी इसको जो है हार नहीं माना। हमीर देव हार नहीं माना, कहा कि नहीं हम हार नहीं मान सकते। अलाउद्दीन खिलजी हो या कोई भी हो, किसी भी शासन से हम डरने की कोशिश नहीं करेंगे, हम नहीं डरेंगे। तो हमें कहने का मतलब है इसका शासक हुआ करता, सेनापति प्रधानमंत्री कहिए चाहे सेनापति रनमल हुआ करता था। तो रनमल ने कुछ रुपया से अलाउद्दीन खिलजी से बिक गया। अब देखिए भैया क्या हो गया। जब कहाँ का शासक था, राजपूताना राज जो शासक हमीर देव हुआ करता था, और हमीर देव जब हुआ करता था तो उसका सेनापति जो है रनमल अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया। तो आप निश्चित मान लीजिए कि भारत के साथ और चीन के साथ जब युद्ध हो रहा है, ये भारत और चीन है, और चीन के जो प्रधान सेनापति होगा और जो मोदी जी को साथ मिल जाएगा तो बिल्कुल चीन के बारे में सब चीज़ बता देगा, और भारत जो है आसानी से इसको आक्रमण कर देगा। रातों रात चीन से जीत जाएगा भारत, समझे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शासक जो है हमीर देव बहुत महत्वपूर्ण था अपने आप में, तभी तो अपने आप को नहीं कह रहा था कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे हाथ, हम नहीं मिलाएंगे अलाउद्दीन खिलजी से था। तो उसका सेनापति रनमल ने धोखा दे दिया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया। उसी दौरान जो है नुसरत खां भी मारे गए, उस दौरान जो है नुसरत खां भी मारे गए, और जो है शासक हमीर देव को पराजितों का सामना करना पड़ा। और जब पराजित हो गया हमीर देव तो इसकी पत्नी रंग देवी हुआ करता था। किसका? हमीर देवी का पत्नी रंग देवी हुआ करता था। तो रंग देवी अपने ऊपर अपने बदन पे आंच नहीं आने दिया, कहा कि हमारे हस्बैंड जब मर गए हैं तो हम अपने आग में जौहर कर लेंगे, लेकिन हम किसी को अपने बदन पे टच नहीं करने देंगे। और ये पत्नी रंग देवी जो हुआ करती थी उसकी पत्नी रंग देवी ने अपने राजपूत के महिलाओं के साथ, यानी कि और भी इसके साथ राजपूत के महिला साथ जौहर कर ली, यानी आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। और इस अभियान में नुसरत खां का पराजित यानी कि मर गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चित्तौड़ अभियान, अब आते हैं चित्तौड़ अभियान। तो चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था, और चित्तौड़ अभियान के नेतृत्व में खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, किसी को भी नेतृत्व ने किया नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कीजिएगा तो क्यों किया था चित्तौड़ अभियान?
चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत बात कीजिएगा तो इस चित्तौड़ का शासक हुआ करता था, चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह हुआ करता था और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी हुआ करती थी। कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी जब एक मलिक मोहम्मद जायसी हुआ करता था और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में कहा था, यानी कि इसका किताब था पद्मावत, और पद्मावत में इसका उल्लेख किया था। और उल्लेख क्या किया था कि राणा रतन सिंह, यानी कि राणा रतन सिंह की बीवी जो थी पद्मिनी बहुत ही अति सुंदर थी, और अति सुंदर के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी पर मोहित हो गए और मोहित के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत राणा रतन जी से अभियान, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यानी कि पद्मिनी हमको दे दीजिए, यानी कि हम आपकी पत्नी से प्रेम करते हैं, आप हमें पत्नी दे दीजिए। कहने का मतलब है कि चित्तौड़ राणा रतन सिंह नहीं मानने के अंतर्गत एक दुख भरनी कहानी भेजे कि ठीक है, आप अगर हमें अपनी पत्नी नहीं देते हैं, यानी कि पद्मिनी के नहीं देते हैं, तो आप हमें एक बार पद्मिनी को एकदम फेस टू फेस हमको दर्शन करवाइए। तो राणा रतन सिंह काफ़ी विवश विचार करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी की बात मान ली और कही कि ठीक है कर लीजिए। तो दीदार करने के बाद में एकदम अलाउद्दीन खिलजी गए, एकदम झीक झाक में गए, एकदम स्मार्ट बन के गए। स्मार्ट बनने के बाद जो है पद्मिनी को शीशा के अंतर्गत, यानी कि ऐनक मिरर के अंतर्गत दिखाया। मिरर फेस टू फेस भी नहीं दिखाया, मिरर में दिखाया। देखिए कितना संस्कारी था उस वक्त, आज के ज़माने में उल्टा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी जब बात कीजिएगा तो दिखा दिया, और दिखाने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है चले गए। अलाउद्दीन खिलजी देखकर चले गए और इस अभियान में चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो भी रहा करते थे। अमीर खुसरो का साथ भी था। अमीर खुसरो साहब अलाउद्दीन के साथ थे, कहने का मतलब साथ थे। आगे बात कीजिएगा अलाउद्दीन तो एक साम्राज्यवादी शासक था। आप जानते हैं साम्राज्यवादी था। ये चाहता था कि हम नए नए क्षेत्र को जीतें, और नए नए क्षेत्र को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, तभी ना, जब अपने साम्राज्य में मिलाएगा तभी ना इसका साम्राज्य बढ़ेगा। ये तो खुद शुरू से चाह रहा था कि हम जो है नए राज्य की स्थापना करेंगे, नया धर्म चलाएंगे, और नया धर्म चलाने के अंतर्गत जो है कहने का मतलब है कि हम सिकंदर, यानी कि पूरा विश्व को जीतेंगे। ये भी तो कहा था पूरा विश्व को जीतेंगे। तब न जाकर अलाउल मुल्क ने समझाया कि देखिए आप भारत को पहले जीतिए ना यार, उसके बाद में न जीतिएगा विश्व को। पहले तो आ ही नहीं रहा है, जीतिएगा विश्व को। पहले 1 रुपया आ ही नहीं रहा है और 1 लाख रुपये के फेर में, ऐसा नहीं होगा। आपको जहाँ सफलता का हाथ नहीं आएगी, ऐसा कीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन साम्राज्यवादी शासक था, नए क्षेत्र को जीतना चाहता था और साम्राज्यवादी से मिलता था, अपने साम्राज्य में मिला दिया। ठीक उसके बाद काफ़ी विमर्श करने के बाद जो है चित्तौड़ के कई महीने तक घेराबंदी कर लिया। चित्तौड़ को कई महीने तक घेराबंदी कर लिया और चित्तौड़ को जो है चढ़ाई कर दिया। चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया, और चढ़ाई करने के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के घेरेबंदी को करीब 7 महीने तक घेरा बंदी कर लिया था। अलाउद्दीन के समय विजय के बाद, अब फिर उसके बाद घेराबंदी के बाद जो है चित्तौड़ को जीत लिया। और चित्तौड़ को जीतने के बाद जो है चित्तौड़ का नाम तक बदल दिया, यानी कि चित्तौड़ का नाम खिज्र खां कर दिया। और खिज्र खां जब कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा हुआ करता था खिज्र खां, और खिज्र खां को चित्तौड़ के नाम बदलकर खिज्र खां कर दिया गया। और खिज्र खां जब कर दिया गया तो अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खां हुआ करता था, और खिज्र खां ने खीराबाद को नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के घेराबंदी के 7 माह बाद पर समर्पण कर दिया। अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के समय शासक इसका बेटा खिज्र खां को खिजराबाद में नियुक्त कर दिया, और इसका नाम, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्र खां कर दिया।
अब आइए हम लोग 1 मिनट में इसको, अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन करेंगे, खिलजी वंश से रिवीजन करेंगे। मात्र 5 मिनट में रिवीजन मैं करवाता हूँ। खिलजी वंश जो शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी में जाता है। अगर बात कीजिएगा खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1290 ईस्वी में किया गया। इस वंश के अंतर्गत 5 गो शासक था, हमने बता दिया, 5 गो शासन वंश को हमने बता दिया, हम लोग बता दिया। इस काल के मुख्यतः विषय की बात कीजिएगा तो तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना मूलभूत परिवर्तन हुआ। यही कारण है कि खिलजी वंश के एक क्रांतिकारी के रूप में बात कहा गया। खिलजी क्रांतिकारी का सामान्य अर्थ होता है कि जाति और नस्ल के बारे में जितना भी समाप्ति कर दिया। कोई भी अब बन सकता है, शासन करने पे कोई भी, आप निम्न है तो अब बन सकते हैं, आप उच्च है तब बन सकते हैं। योग्यता रखना चाहिए, योग्यता रखना। ठीक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब ने 1290 से 96 तक गद्दी पर बैठा। बलबन के कार्यकाल में यह सैनिक सेवा में शामिल था और इन्होंने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमण का मुकाबला करके सफलता, यानी कि जब मंगोल आक्रमण हुआ करता था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोल आक्रमण को दबा दिया करते थे। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय था। कैकुबाद दिल्ली सल्तनत के कैकुबाद के संदर्भ था और कैकुबाद के साथ वह सर ए जहांदार के संरक्षक पद पर था और कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी, शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी यूपी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया, हमने बता दिया है, और दिल्ली का सुल्तान बना। इन्होंने किलोखरी को अपनी राजधानी बना दिया। क्यों? क्योंकि ये तो मार के क्यूमर्स को हत्या करके ये बैठे थे गद्दी पर, तो डर इनको सताने लगा, इनको डर सताने लगा कि ऐसा नहीं कि हम यहीं से राजधानी में ही करेंगे, इसीलिए राजधानी को नाम बदल दिया, यानी किलोखरी कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके किलोखरी कर दिया था। उस वक्त जब राज्याभिषेक करवाया था तो उनकी आयु 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्लाह के नेतृत्व में मंगोल ने आक्रमण किया था, हमने बता दिया था बिल्कुल अच्छा से। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां हुआ करता था और चंगेज खां का नाती हुआ करता था उलुग खां, और उलुग खां ने अपने हजारों समर्थक के साथ भारत पहुंचा और उन्होंने कहा कि हम इस्लाम धर्म कबूल करेंगे, और इसी को कहा गया नवीन मुसलमान हो गया। यानी कि उलुग खां के जो अपने हजारों समर्थन के साथ आए थे उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा गया, नवीन मुसलमान कहा गया। अब दक्षिण पर बात कीजिएगा, हमने अभी बताया कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देवगिरी पर किया गया, और देवगिरी के यादव वंश हुआ करता था, यादव वंश हुआ करता था, देवगिरी में यादव वंश हुआ करता था, और यादव वंश का रामचंद्र का शासक हुआ करता था। और रामचंद्र पर जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल के समय अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया था। जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ामनिकपुर बुलाकर गला मिला। गला मिलने के बाद धोखाधड़ी से मारकर, चाकू मारकर हत्या कर दिया गया, जिसे सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक बीच में जाता है। अलाउद्दीन एक जो है निरक्षर था, इसको अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली चाहे गुरसस्प था। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। इन्होंने अपने चाचा एवं ससुर की हत्या कर दिया और इनका जन्म 1266 ईस्वी 67 ईस्वी में हुआ। इनका पिता शिहाबुद्दीन खिलजी बने थे। सुल्तान बनने के पूर्व यानी पहले अलाउद्दीन खिलजी कड़ामनिकपुर का यानी सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में जब प्रवेश किया तो बलबन के लाल महल में विविध रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन शुरू में एक नया धर्म चलाना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना भी चाहता था, परंतु दिल्ली के कोतवाल कहे, अलाउल मुल्क कहे कि देखिए आपकी औकात 1000 की है और 1 करोड़ आप सोच रहे हैं, अच्छा बात नहीं है, सपना देखना खराब बात नहीं है, लेकिन उस हैसियत को देखिए, विश्व को नहीं, पहले आप अपने
करीबी क्षेत्र को जीतिए, तब जाकर विश्व को जीतने की कोशिश कीजिएगा। अलाउल मुल्क ने इसे फिर बाद में जाकर अलाउद्दीन फिर बाद में जाकर इसे सिकंदर सानी की उपाधि दे दिया और द्वितीय सिकंदर की भी उपाधि दे दिया गया। अलाउद्दीन 4 अध्यादेश जारी किए गद्दी पर बैठते समय। उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान, रणथंभौर और चित्तौड़ अभियान, ये सब जीतने के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले उत्तर अभियान किया, और उत्तर अभियान करने के अंतर्गत बात कीजिएगा तो गुजरात अभियान 1298-99 में चली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक राया कर्ण या राजा कर्ण हुआ करता था, जो आक्रमण का सामना नहीं कर सका और वह दक्षिण की चंद्रसे के यहाँ शरण ले लिया गया। सुल्तान के विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों को सोमनाथ मंदिर को लूटा। बंदरगाह पर जब पहुंचा तो वहां नुसरत खान ने एक हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसको 1000 दिनार में खरीद लिया उसका मालिक से, और उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। कालांतर में यानी बाद के दिनों में नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को मलिक काफूर के नेतृत्व में ही डाल दिया। बताओ कितना अच्छा बात है। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका 1 साल तक भ्रमण कर लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के ने उलुग खां एवं नुसरत खां ने दोनों ही उसी प्रकार से दोनों ही नेतृत्व किया। तो जो उस वक्त वहां चलता था रणथंभौर अभियान में राजपूताना राज चलता था, और राजपूताना राज जो चलता था रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस समय वहां के शासक हमीर देव हुआ करता था, और हमीर देव माना जाता है यहाँ के लगभग 1 साल तक भ्रमण किया था और सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1301 ईस्वी में हमीर देव का प्रधानमंत्री, कहने का मतलब है जब इसका प्रधानमंत्री रनमल सुल्तान हुआ करता था, तो रनमल जब धोखा नहीं दिया था तो सुल्तान को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमीर देव का प्रधान सेनापति रनमल सुल्तान ने तत्पश्चात हाथ मिला लिया, सुल्तान से हाथ मिला लिया। सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से रनमल ने हाथ मिला लिया, तब जाकर हमीर देव को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और मारे गए। जिसके बाद में उसकी पत्नी रंग देवी हुआ करता था, और रंग देवी सह नहीं सकी। उसके बाद अनेक राजपूत महिलाओं के साथ जौहर यानी आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी अभियान के समय नुसरत खां मारे गए थे। इसके बाद चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी के बाद में बात कीजिएगा तो चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी खुद ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित हो गया। रे बप्पा मैयो गे मैयो, यानी कहने का मतलब है कि पद्मिनी की सुंदरता से अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित हो गए और चित्तौड़ पर अभियान करने पर तुल गए। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब की रचना पद्मावत में ऐसा उल्लेख किया है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह हुआ करता था और इसकी पत्नी पद्मिनी हुआ करता था। इसी अभियान के दौरान मंगोल तारंगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ा। ठीक उसके बाद साम्राज्यवादी था, यानी अपने विश्व में प्रचलित करना चाहता था, ये अपनी शासक व्यवस्था में साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसी दौरान जो है
पद्मिनी को देखने गया, पद्मिनी को देखा, कांच के शीशा से देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने कांच के शीशा देखा, उसके बाद चले गए। बाद के दिनों में जाकर चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से घेराबंदी के 7 माह के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्राबाद कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में जब आ रहा है तो आगे भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।